तो ब्रेक पे जाने से पहले हम काफ़ी अहम मौजू के वो कंटिन्यू कर रहे थे। तो अब हम एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं और डिल्यूजन की तरफ चलते हैं, इख्तिलात अक़ल। अब शुरू में हमने इल्यूजन पे बात की कि लेट्स सपोज़ एक बंदा कहीं कमरे में दाखिल होता है, जैसे हमने मिसाल दिया, और उसको एहसास होता है कि अंदर कोई है, लेकिन थोड़ी देर में उसको अयां हो जाता है कि कोई था नहीं है, मेरा वहम था। इल्यूजन। हेलुसिनेशन, वाकई में कोई नहीं है, कमरे में दाखिल हो रहा है, लेकिन वो ये रख के बैठे कि नहीं कोई है कमरे में, कोई है, कोई फील कर रहा है, जबकि हकीकत में वहाँ कोई नहीं है। पहले तो उसकी हकीकत सामने आ गई, लेकिन रियलिटी से अब ये दूर है। लेकिन अब एक क्लास की मिसाल देते हैं, जैसे लेट्स सपोज अभी हम क्लास में, एक स्टूडेंट क्लास के अंदर आया और अंधेरा था या वो क्लास की तरफ आ रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि अंदर कोई है, और आकर के उसको पता चल गया कि हाँ भाई टीचर है और वो कर रहा है, लेक्चर दे रहा है। अब उसको उसका शक ख़त्म हो गया और बैठ गया, लेकिन टीचर लेक्चर दे ही नहीं रहा, या घर के अंदर उसके कोई पेरेंट वहाँ है ही नहीं, या उसकी मदर है वो कुकिंग, या उसकी वाइफ है कुकिंग नहीं कर रही, लेकिन वो किचन में जा कर के ये करे कि भाई नहीं यहाँ हो रहा है, कुकिंग कर रहा है, यहाँ लेक्चर के लिए बोले आ कर के कि नहीं भाई यहाँ पर कोई घोस्ट है, कोई भूत है, और वो लेक्चर दे रहा है। कोई भी अजम्पशन वो क्रिएट कर रहा है, अब वो रियलिटी से दूर हो रहा है, जबकि वहाँ एक्चुअली वहाँ पर कोई नहीं है मौजूद, लेकिन वो एक अजम्पशन कर रहा है, हेलुसिनेशन हो गया। अब इससे भी बढ़कर करके अब तीसरा दर्जा दाखिल हो रहा है। मिसाल पहले इसलिए दे रहा हूँ, तीनों को समझें, बार बार मैं मिसालें दोहरा रहा हूँ और दोहराता रहूँगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और कंफ्यूज भी एक इस्तिलाह है, हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे कि कंफ्यूज क्या है, कंफ्यूज पे भी बात करेंगे, ये भी एक नफ्सियाती मामला है। लेकिन हम डिल्यूशन पे वापस आते हैं। अब अगर वो आता है स्टूडेंट और आने के बाद अपने टीचर को देख भी रहा है कि वो टीचर है, और वो टीचर को देखने के बाद भी वो गुमान ये करता है कि ये कोई घोस्ट है, कोई भूत है, वो लेक्चर दे रहा है। लेट्स सपोज पहले आया, उसको ये लगा कि अंदर कोई है, और उसको पता चल गया अंदर वाकई कोई है, तो उसकी बात ख़त्म हो गई। दूसरे मरले पे कोई लेक्चर दे ही नहीं रहा, कोई बात बयान नहीं कर रहा, और वो ये मुसलसल गुमान किए बैठा है कि कोई है जो लेक्चर दे रहा है, या कोई पढ़ा रहा है, या कुछ कर रहा है। लेकिन तीसरे में रियलिटी में वो देख रहा है कि एक ह्यूमन मौजूद है और वो टीचिंग कर रहा है, बता रहा है, लेकिन वो कहता है कि नहीं टीचर नहीं है, बल्कि उसको एक घोस्ट समझ लेता है, कोई एनिमल समझ लेता है, कोई और उसको शख्सियत वो करार दे देता है, और उस पर वो अड़ जाता है। और उसको लाख दलाइल दिए जाएं, बार बार बताए जाएं कि ऐसा नहीं है, फलां है, उसको समझाया जाए, हर तरीके से उसको बताने की कोशिश की जाए, और वो फिर ना माने और अपनी बात पे अड़ा जाए। तो इस तरह का जो इख्तिलात अक़ल वाला जो पेशेंट होता है, अड़ जाता है और उसी पे ऊपर बज़िद रहता है, तो वो कौन सा दर्जा हो जाएगा? डिल्यूजन्स के अंदर। तो डिल्यूजन का फ़र्क आप देख रहे हैं कि किस तरह से तीनों चारों के दरमियान मैंने बताया, हेलुसिनेशन का भी और डिल्यूजन्स का भी। लेकिन इसमें जो ख़ास बात समझने की है कि डिल्यूजन के अंदर, डिल्यूजन में सोशल एक्टिविटी, मज़हब या कल्चर का टच नहीं होना चाहिए इसके अंदर। एक शख्स मिसाल के तौर पे हमारे इंडिया वगैरह के अंदर जैसे कि वहाँ गाय को एक माँ का वो कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि हमारी माता है, माँ है, और वो एक रिलीजियस उनके एक थॉट है। तो ऐसे शख्स को, हालांकि वो हकीकत में तो उसकी माँ नहीं है ना उसने पैदा किया, उसको भी पता है, लेकिन वो एक रिलीजियस एक माइंड उनका सेटअप हुआ है। अफ्रीका वगैरह के अंदर भी ऐसे कई रिलीजियस कॉन्सेप्ट बने हुए होते हैं, ख़ुद मुसलमानों के अंदर कई ऐसे रिलीजियस कॉन्सेप्ट बने होते हैं। तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट किसी ने बनाया है तो उसको अपने डिल्यूजन में नहीं डाल देना, वो अलग है। इसी तरह से कोई कल्चरल उसके इलाके के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो, यानी कि जब पेशेंट की हम कंप्लेन देखते हैं, उसके घर वालों से देखते हैं, तो हमें एनालाइज करना है कि आया उसका ताल्लुक सोशल वर्क से, सोशलिटी से, उसके इर्द गिर्द की, या उसके कल्चर से जिसमें वो रहता है, उसके ख़ानदानी मामलात, या उससे, या उसके जो रिलीजियस है उसमें से किसी चीज़ से तो उसका टच नहीं है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट, अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ऐसा है कि फ़रिश्तों के ऊपर एक बिलीव है हमारा, हालांकि हमने देखा नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी फ़रिश्ते का पूरा हुलिया बताना, बयान करना शुरू कर दे कि ये ऐसा हुलिया ये आया हुआ है, यहाँ बैठा है, ये जा रहा है, तो अब चूँकि फ़रिश्ते को यकीन रखना डिल्यूजन नहीं था, वो तो यकीन का हिस्सा था, लेकिन फ़रिश्ते के बारे में अब दलाइल देना, अपने पास बिठा लेना और उससे बातें करना और उससे काम कोई ऑर्डर करना या उससे काम लेना या ये बताना कि ये मुझे आके ये बता रहा है, तो ये क्या है? अब डिल्यूजन है, अब रिलीजियस से आगे मामला चला गया।
ठीक है। तो इस तरह बाज़ लोग जिन भूत के ऊपर लग के बैठे होते हैं, मुझसे जिन्नात बातें करते हैं और मेरे पास जिन्नात आते हैं और मैं जिन्नातों की आवाज़ें सुनता हूँ, करता हूँ। डिल्यूजन, इसलिए कि उसका ताल्लुक़ कल्चर से, मज़हब से, उससे नहीं है, ये उसके एक ख़ुद इख्तलात अक़ल है, जिसके नतीजे में इस तरह की कोई चीज़ उसने अपने अंदर माइंड में क्रिएट की। और क्रिएट करने के बाद उसकी जो दूसरी बड़ी दलील ये होती है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उसके इर्द गिर्द के, वो उसको समझाएंगे, बताएंगे, दलाइल देंगे, ज़िद करेंगे, हर तरह से कोशिश करेंगे, लेकिन वो उसे मानने के लिए तैयार ना होगा। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? डिल्यूजन। डिल्यूजन की भी अपनी अपनी एक अक़साम है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने मुख्तलिफ हमने इसकी अक़साम कुछ यहाँ बयान की हैं। इन अक़साम को भी हमने मद्देनज़र रखना है। इस डिल्यूजन के अंदर एक और मिसाल भी है कि कोई मेल अपने आप को फ़ीमेल या फ़ीमेल अपने आप को मेल करार दे, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने आप को इसी तरह का कोई कैरेक्टर अपने ऊपर तारी कर ले। इसके अलावा जो वो नहीं है, मिसाल के तौर पे एक बंदा अपने आप को पायलट ही बताए, जबकि वो पायलट एक्चुअली नहीं है, लेकिन वो इस तरह की ख़याली बातें बताए। मिसाल के तौर पे वो इस तरह के मार्कर या पेन को देख करके बताए कि भाई मैं इसके अंदर, ये जहाज़ है, इसमें मैं बैठ करके आया हूँ, मैं फ़लाँ फ़लाँ मुल्कों का दौरा किया है इसके अंदर, और ये मैं दुनिया के और कायनात के अंदर मैं सफ़र करता हूँ। जबकि सब बोले नहीं भाई ये मार्कर है, लेकिन वो कहे नहीं मार्कर नहीं है, ये जहाज़ है, आप नहीं समझ रहे, रॉकेट है, इसके अंदर मैं खुद इसको अंदर बैठ करके गया हूँ, मैं इसका पायलट भी हूँ, मैं चलाता भी हूँ। तो इस तरह की जब वो बातें करेगा तो वो क्या, डिल्यूजन्स के अंदर ये भी काउंट होती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि डिल्यूजन की अक़साम के ऊपर। तो इसकी जो पहली किस्म है ये आपके सामने, ग्रैंडियोज, इसके अंदर मरीज़ ख़ुद की कदर, ताकत, इल्म या शनाख्त का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। जैसे वो बहुत उस काम का माहिर है, जीनियस है, या उसने कोई चीज़ इन्वेंट की है, या उसने उस चीज़ को दरियाफ़्त किया जो उससे पहले किसी को कोई पता ही नहीं था। तो इस तरह की जो हरकत मरीज़ करे, जबकि हालांकि हकीकत वो नहीं होती, हकीकत से वो बहुत दूर होता है और फिज़िकल उन इस तरह की कोई चीज़ की एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो ये क्या होगा? ग्रैंडियोस। और ग्रैंडियोस की ये डिल्यूजन की एक टाइप है। इसके अलावा एक और होता है कि जिसमें मरीज़ को यकीन होता है कि कोई शख्स या चीज़ उसके साथ बुरा सलूक कर रहे हैं, यानी या उसका मिसाल के तौर पे वो कहेगा कि ऐसा भी होता है। मैंने एक रियली पेशेंट के साथ काफ़ी वक्त गुजारा, मेरे करीब में से कुछ थे, तो वो अक्सर जहाज़ों को देख करके ना, जहाज़ गुजरते हुए कहते थे ये देख रहे हो ना जहाज़ जा रहा है, हाँ जा रहा है, ये मेरी जासूसी कर रहा है, ये मेरे पे नज़र रखे हुए, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे ऊपर आता है जहाज़। या होटल में बैठे हुए होंगे तो साथ ही साथ में वो कहेंगे ये फ़लाँ लोग हैं ना, ये बस पुलिस के लोग हैं, ये एजेंसी वाले, ये मेरे पीछे आए हुए, उठो बस निकलो, और वो फ़ौरन निकलेगा। इस तरह से कि भीड़ में, इवन के अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी अपने साथ के लोगों को उतार देगा। अगर अकेला होगा तो ख़ुद ही उतर जाएगा और अपोज क्या करेगा कि ये लोग मेरे पीछे हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरी जासूसी कर रहे हैं। और अक्सर डिल्यूजन के पेशेंट्स को ये बड़ा मामला होता है कि वो इस तरह की अजम्पशन लाजमी अपने लिए कर जाते हैं। तो इसके साथ साथ एक और होती है पॉवर्टी, यानी कि कोई अमीर ख़ुद को इंतहाई गरीब, या गरीब यानी कि जो गरीब है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अमीर, और बोले कि ये दुनिया का सारी चीज़ें ये सारी मेरी हैं। और अगर कोई अमीर है तो बोलेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, कल्लाश हो गया हूँ, मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं है, मैं अभी भीख मांग करके, लोगों से मांग करके आया हूँ। जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। कोई दुनिया का अमीर शख्स हो और वो अगर ऐसी बात कर दे जो आपको पता भी हो कि ऐसा नहीं है, तो और वो उस पर बज़िद भी हो, दलाइल भी दे, फ्रैंक भी नहीं कर रहा आपके साथ कोई ऐसी, तो और उसकी जो सबका हिस्ट्री लेंगे उससे भी पता चलता हो कि अक्सर इसके ऊपर ये दौरा पड़ता है। तो वो कहाँ पर पहुँचा हुआ है? डिल्यूजन के अंदर। अब डिल्यूजन का शिकार है। इस तरह से कोई गरीब हो, उसके पास अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वो बैठ करके ना और सबको जहाज़ गिफ्ट कर रहा हो कि मेरे पास तो जहाज़ों की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, सारा काम ही मैं करता हूँ, तो मेरी तो हीरो की कानें हैं, तुम ऐसा करना सुबह जो है ना होटल में फ़लाँ पहुँच जाना, शेराटन में आ जाना, और वहाँ तुम्हारे लिए मैं कमरे बुक करा देता हूँ, शाम को तुम लोग की फ़्लाइट है, तुम लोग जाओ, मैंने तुम लोगों के लिए अमेरिका के फ़लाँ फ़लाँ शहर में जगह बुक करा दी हैं, और वो फ़लाँ फ़लाँ जो घर है मेरे, वो भी मेरे पास बहुत एनफ है, वैसा करो, तुम लोग ले लो, कर लो। अब उसकी है ही नहीं, और अगर उसके बाद रियलिटी कोई चीज़ है भी ना, कोई पैसे पड़े, कुछ पड़े, वो भी उठा करके दे देगा, वो आपको चेक लिख के दे देगा, ब्लैंक दे देगा, जाओ ऐश करो। वो रियलिटी से बिल्कुल दूर है, उसको एनालाइज ही नहीं हो रहा मैं कर क्या आ रहा हूँ।
तो इस तरह के भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं और उन पेशेंट्स को हमने नज़र में रखना है। और बहुत ज़्यादा जो अक़साम पेशेंटों की नज़र आती है, डिल्यूजन के अंदर पहुंची हुई नज़र आती है, जो मुख्तलिफ अद्वियात या गलत इलाज मुआलजे या झाड़ फूंक के नतीजे में भी आती है। अब हम दीनी लिहाज से भी इस पर थोड़ा सा टच करेंगे बाद में आगे थोड़ा सा। लेकिन इस तरह की पेशेंट जिनका दिमाग अब खिसक गया, स्लिप हो गया, अब फिसला हुआ है और उसके ख्यालात अंडर कंट्रोल नहीं है, अभी इसके रीजंस पे और उसके अंदर के सिस्टम पे भी हम कम बात कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस को जहन में रखें कि सिचुएशंस आ रही हैं। तो ये भी एक सिचुएशन आपके सामने रख दी गई कि जो पॉवर्टी वाली के उसके अंदर अमीरी गरीबी का एक मसला आ जाता है और वो उसकी चीज़ है ही नहीं, लेकिन दूसरों को दे देता है या अपनी मिल्कियत करार देता है। इसी तरह से एक और है निहिलिज्म के नाम से ना, निहिलिज्म इसमें हमने लिखा है सोमैटिक, इसके अंदर निहिलिज्म क्या चीज़ है? मिसाल के तौर पे वो अपने जिस्म की किसी ऑर्गन के बारे में कहेगा कि ये देख रहे हो ना, मेरा हाथ है, बाजू है, लेकिन ये है ही नहीं, गायब है। ये जो मैं हूँ ना, मैं नहीं हूँ, ये मेरा भूत है। वो इस तरह से अपने बारे में इजहार करेगा। अपने बारे में सबसे ज़्यादा वो कहेगा, अपनी टांगों के बारे में कहेगा, अपने पूरे वजूद से इनकारी हो जाएगा, अपने अंदर के आज़ा में से मेरा दिल नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, तो शुरू से ही नहीं है, मेरा ले गया कोई। ये जो चल रहा है ना मेरा ब्लड, ये ऑटोमेटिक कहीं और से कुछ और का हो रहा है, असल नहीं है मेरे पास। तो वो इतना पक्का यकीन से वो दलाइल भी देना शुरू कर देगा आपके साथ, जबकि आप उसको बोलते नहीं आपका हाथ है तो सही, ये आपका दिल है, इसके बगैर आप कैसे ज़िंदा रह सकते हो, वो नहीं मानेगा। तो इस तरह की सिचुएशन भी वो आपके साथ करेगा बड़ी संजीदगी के साथ। इस साइको पेशेंट्स में एक बड़ी खूबी होती है, अमूमन उसमें कोई शरीर कैटेगरी भी है, गंदी कैटेगरी भी आती है जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत सारे जो साइकोलॉजी के पेशेंट होते हैं वो बहुत अच्छी संजीदगी के साथ आपके साथ बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रियलिटी के साथ अपना कांटेक्ट खो बैठे हैं। तो ये भी एक किस्म होती है कि जिसके अंदर निहिलिज्म, डिल्यूजन जो है ये कि वो अपने पूरे जिस्म के बारे में ये गुमान करता है कि वो उसके पास है ही नहीं, वो गायब हो गया है, ख़त्म हो गया है। इसी तरह एक होता है एरेटोमेनिक के अंदर क्या होता है, एरेटोमेनिक के अंदर मरीज़ किसी मशहूर शख्सियत के बारे में, यानी फिल्म एक्टर हो या कोई और स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं, कोई और एक्टिविटी ऐसे करने वाले लोग होते हैं, फेमस होते हैं, लोग दुनिया जानती है, और वो अपने बारे में ये बताएगा कि वो उसका मेरे साथ चक्कर है या मेरा उसके साथ चक्कर है, भाई वो मेरे तो बहुत करीब है, या मुझ पे फ़िदा है, फरीफ्ता है वो, या मुझे बहुत ज़्यादा ओबलाइज करते हैं, मेरे लिए तो उन्होंने सारा अपने ख़जाने खोले हुए, मैं कोई मसला हो, काम हो, बस वो मेरे लिए बस बेताब बैठा, हालांकि उसको ख़ुद को कोई पता भी ना हो, ना कभी उससे मिला हो। तो ये भी डिल्यूजन की एक किस्म है जिसके अंदर पेशेंट मुब्तला होता है और इस तरह के मुख्तलिफ गुमान करता है। इसके साथ साथ एक और होता है जेलस नाम तो आप लोगों ने काफ़ी सुना ही होगा। जेलस के बारे में काफ़ी चीज़ें लोगों के बारे में ऑलरेडी पता होती हैं। 6 नंबर हमारा पॉइंट है जेलस का। और जेलस के अंदर भी क्या होता है, जेलस आप तो समझ ही रहे हैं, बहुत सारे मशहूर वर्ड है कि एक दूसरे से जलना, आमतौर पे ये कहा जाता है। लेकिन इसके अंदर जो डिल्यूजन के पेशेंट्स होते हैं वो अपने पार्टनर जो होते हैं, मियाँ है तो बीवी के बारे में, बीवी है तो मियाँ के बारे में, या अगर बिज़नेस के साथ अटैच है तो उसके बारे में ये गुमान रखते हैं कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं, जबकि वो हकीकत में ऐसा होता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि नहीं ये मेरे साथ बिल्कुल नहीं है सही, और तुम लोग को नहीं पता ये फ़लाँ गड़बड़ हो रही है। बस उसने उसके दिमाग उस पर फोकस कर लिया हुआ है, और जब वो इस तरह की प्रोडक्ट लेकर के आते हैं तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये जेलस है। और इसी तरह से बाज़ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि जो इनमें से मुख्तलिफ जो चीज़ें आई हैं उसमें से 2, 3, 4 उनके अंदर अलामतें भी हो सकती हैं, 2-3 मिक्स होकर के भी हो सकती हैं, कुछ इसकी हेलुसिनेशन की, कुछ डिल्यूजन की मिक्स होकर के भी हो सकती हैं। तो इन बातों को भी जहन में रखना है कि घबराना नहीं है। हम अगर मरीज़ के तमाम मामलात को अपने पास लिख लेंगे पॉइंट वाइज तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि हम आसानी के साथ मरीज़ के बारे में डिटेक्ट कर लेंगे कि मरीज़ को हमने किस कैटेगरी में फॉल करना है। हमने बात की थी कन्फ्यूज़न के बारे में भी ना, तो कन्फ्यूज़न के बारे में भी पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। कन्फ्यूज़न क्या चीज़ होती है बेसिकली। इसकी 3 किस्में हमने डिटेक्ट की हैं। एक है ओरिएंटेशन, डिसओरिएंटेशन और डिलेरियम। तीनों को हम समझते हैं कन्फ्यूज़न में क्या है। तो कन्फ्यूज़न पहले तो इसको समझें। नफ्सियाती मरीज़ की अद्वियात में कोई दवा के इस्तेमाल के बाद उस मरीज़ के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाता है।
यानी कि कोई दवाई का साइड इफ़ेक्ट उस पे आया और उसके बाद उसकी दिमागी हालत ऐसी होगी, कंफ्यूज रहता है। तो एक तो ये होता है, यानी कन्फ्यूजन इज़ डिसओरिएंटेशन। डिसओरिएंटेशन का शिकार होने वाला कंफ्यूज्ड है, जिसमें वो टाइम, प्लेस और पर्सन वगैरह से बाहर हो जाता है। यानी कि वो वक्त के बारे में, डेट वगैरह के बारे में, और जिस मकाम पर है वो शख्सियत के बारे में, अपने या दूसरे के बारे में वो बिल्कुल उसको शक में आ जाता है कि ये क्या है क्या नहीं है, उसको भूल जाता है। मसलन ऐसा भी होता है कि मरीज़ ख़ुद को हवा में उड़ता हुआ महसूस करता है जबकि वहाँ वहीं है, या अपने घर का पता जो है वो भूल जाता है, और या बताता है तो दुनिया के किसी और हिस्से में बताएगा, या मौजूदा दिन तारीख़ वो हिस्ट्री की कोई बता देगा या आगे की बता देगा, बिल्कुल कंफ्यूज होगा, रियलिटी से दूर होगा। नफ्सियाती मरीज़ की बार बार बात बता रहा हूँ कि वो रियलिटी से लाजिम दूर होगा। रियलिटी से दूर में वो आपको दिन कौन सा है, साल कौन सा है, ये मौजूदा वक्त कौन सा चल रहा है, उसके बारे में वो कन्फ्यूज़न का शिकार होगा। एनालाइज उसके अंदर दिमाग में नहीं हो रहा, तो प्रेजेंट पोजीशन वो अपनी नहीं डिटेक्ट कर पा रहा। तो हकीकी मायने में जो कन्फ्यूज़ है वो यही है कि वो सही बात पे फैसला नहीं कर पा रहा। और अक्सर ये कन्फ्यूज़न का शिकार होने वाले लोग वो लोग होते हैं जो किसी दवा, नशावर शे या इस तरह की कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके नतीजे में वो अपना जो मौजूदा वक्त है, दिन, मकाम और शख्सियत वगैरह के बारे में वो खो देता है। ठीक है, तो अब ओरिएंटेशन क्या? वाकफियत, यानी किसी चीज़ के बारे में कि जैसे कि अभी हमने बात की कि दिन, तारीख़ वगैरह, जगह और ख़ुद के बारे में ठीक से मालूम होना। और जो इनमें से किसी एक में कंफ्यूज हो जाता है या बाज़ औक़ात वो तीनों ही चीज़ों में कंफ्यूज होता है तो, और उसका दावा भी करता है, तो वो क्या है? वो डिसओरिएंटेशन है। इसीलिए ये कन्फ्यूज़न की एक फॉर्म है और इसको हमने समझना होता है। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो वो क्या है? ओरिएंटेशन उसकी परफेक्ट है। ये जो ओरिएंटेशन है कन्फ्यूजन की, कंफ्यूज तो है किसी चीज़ में लेकिन उसकी ओरिएंटेशन परफेक्ट है। इसका मतलब है वो किसी दवाई के असर में कम आया है। लेकिन अगर वो डिसओरिएंटेशन में जा रहा है, गलत आपको बता रहा है, या उसको हर थोड़ी देर में वो भूल जाता है, याद नहीं रहता उसको कि उसने अपनी जो तारीख़ या अपने मकाम के बारे में, अपने एड्रेस के बारे में, अपने किरदार के मुतालिक, अपने कामकाज के मुतालिक उसने कोई ऐसी बातें जो बताई थी वो बार बार वो बदल जाए उसकी, तो डिसओरिएंटेशन के अंदर है। और इसी तरह से अब हम आते हैं डिलीरियम के अंदर, क्योंकि ये भी एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसका मालूम होना हमें ज़रूरी है, और ये भी कन्फ्यूज़न के अंदर फॉल करती है। यानी कि दिमागी हालत में एक संगीन तब्दीली है, उलझन का शिकार होता है। अपने इर्द गिर्द के बारे में भी उसको इन्फॉर्मेशन कम होती है, इसके बारे में कम आगाही होती है। ये ख़राबी आम तौर पर तेज़ी से आती है, कभी चंद घंटों में भी आती है, चंद दिनों में भी। और ऐसा होता है कि इसके अवामिल को एक स्टडी करके फिर पता किया जाता है कि ये डिलीरियम का शिकार है। यानी कि इसकी एक निशानियों में ये होती है कि अचानक इंतहाई पुरजोश हो जाएगा। मसलन बातें सुनते या बातें करते हुए अचानक शदीद जोश में आकर के मिसाल किसी को थप्पड़ मार देगा, या कोई चीज़ उसके हाथ में है तो उसे तोड़ देगा, या कोई चीज़ तोड़ फोड़ के लाते मारना शुरू कर देगा, लड़ना शुरू कर देगा। तो हालांकि उससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल उसके अंदर एनवायरनमेंट के अंदर होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अचानक वो ऐसा रिएक्ट करके फिर अचानक नॉर्मल हो जाएगा। तो ये क्या है? डिलीरियम की सतह के ऊपर पेशेंट पहुंचा हुआ है। और ये भी क्या है? टेम्पोरल लोब के अंदर इन्फेक्शन की वजह से। टेम्पोरल लोब को लाजमन हम चेक करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों का हर एक का जो अपना अपना प्रोसेसिंग सेंटर है, जैसे कि हमने यहाँ बताया और एरियाज़ डिफ़ाइन किए हैं, इसको हम मेंटली मैप्स की मदद से सबसे समझते जाएंगे और इन मकामात को जहन में हमने रखना है। तो जब हम टेम्पोरल लोब की बात करेंगे तो टेम्पोरल लोब के मुख्तलिफ जो सेंसरी सिस्टम उसके साथ अटैच्ड हैं, उसमें से किस सिस्टम की ख़राबी आई, लिहाजा उसके मुकाबल में मरीज़ के अंदर, उसके किरदार में, उसकी गुफ्तगू में, उसके बिहेवियर के अंदर तब्दीली आएगी, जिसे हमने डिटेक्ट करना है और उसके बाद उसको कैटेगराइज करना है। ये हालत जो है इसको नशे की वजह से भी हो सकती है। तो अब ऑब्सेशन के अंदर भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ डिफ़ाइन की हैं, इसको भी हमने समझना है। ऑब्सेशन में क्या हो जाता है कि एक पेशेंट है, वो अपने ख़यालात से जान छुड़ाना चाहता है। उसको ऐसे ख़यालात आते हैं, मिसाल के तौर पे उसकी कोई ऐसी चीज़ गुम हो गई है लेकिन वो उससे फॉरगॉट करना चाहता है, भूलना चाहता है, ना याद आए उसको, लेकिन वो उसके ख़यालात पीछे नहीं छोड़ते, उसके साथ कंटिन्यू उसके साथ टच रहते हैं और वो चाहने के बावजूद भी। लेकिन इसमें पेशेंट को ये पता होता है कि ये गलत है,
दूसरे डिल्यूजन वगैरह के अंदर तो पेशेंट ज़िद करता है ना कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे ऐसा खुशबू भी आ रही है, मुझे ऐसा सुनने में भी आ रहा है। ख़ासतौर पे सुनने की हेलुसिनेशन के अंदर ज़्यादा बात करता है, डिल्यूजन के अंदर अपने ख्याली जो खलत अकल होती है उसका ज़्यादा इजहार करता है। लेकिन ऑब्सेशन के अंदर पेशेंट को, अक्सर इसके जो पेशेंट होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ ये गलत है, या मैं जानती हूँ ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा ही हो रहा है। उसको फिर समझ में नहीं आ रहा मैं जान कैसे छुड़ाएं। तो ये भी एक कंडीशन हमारे पास मरीज़ों की ऐसी आ जाती है कि जिसके अंदर मरीज़ इस तरह की हरकतें करता है। और इसमें एक और भी प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा ये समझता है कि जरासीम में हर वक्त अभी हाथ धो करके आया, वो फिर हाथ धोने चला जाएगा, फिर हाथ धो करके आया, नहीं नहीं मेरे हाथ सही नहीं धुले, फिर चला जाएगा। अब उस चीज़ का उसको है, खुद कहेगा यार गलत है, लेकिन फिर भी वो धो रहा है। और इसी तरीके से वो कभी बेसन पे अगर हाथ धोने खड़ा है तो धो ही रहा है। एक तो हो रहा है बार बार धो रहा है, या कंटिन्यू काफ़ी देर धो रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कुंडी लगाने के लिए एक मरतबा लगा के आ गए, फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे मैं चेक करके आऊँ कुंडी लगी है कि नहीं लगी। इस तरह से बाज़ लोग किचन के हवाले से भी बड़े परेशान होते हैं, वो चूल्हा बंद किया है कि नहीं किया, फिर आए काम कर रहे हैं, मैं देख ही आते हैं चूल्हा, हालांकि पता है कि बंद किया है, फिर जाके देख लिया। होती है ना इसी तरह की हालतें। तो इस तरह के हालात के अंदर भी मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पेशेंट ये जुमला अक्सर कहता है, क्या कहता है कि मैं जानता हूँ ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें ये फिर भी ऐसे होता है। रात को उठ के उस काम को रिपीटेटिव करना, तो ये हालतें भी आती हैं जो कि ऑब्सेशन के अंदर आती हैं। ऑब्सेशन के साथ साथ जिसको आगे की तरफ हम जाते हैं तो एक एक कंपल्शन, यानी कि इसके साथ कंपल्शन यानी ओसीडी का एक पार्ट है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स। यानी इसके अंदर क्या होता है, वसवासी जो इस्तराब होता है वसवसे वाला, वो इसके साथ पेशेंट के साथ कंटिन्यू रहता है और वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। और उस ओसीडी के अंदर क्या होता है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो कि आवाम को एक्सपीरियंस कराती है अनवांटेड थॉट से, यानी कि ऐसी सोच है, ऐसी चीज़ें जिससे वो जान छुड़ाना चाहता होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि पेशेंट बता रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता, लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है। इसी के अंदर कंपल्शन, मजबूरी कि वो ऑब्सेशन के नतीजे में उसके ख़िलाफ़ रवैये, ज़हनी अफ़ाल अंजाम देता है, लेकिन और ऐसा करने के लिए वो तैयार भी रहता है, जबकि जानता भी है कि ये सही नहीं है। यानी ख़यालात का इस कदर गलबा कि मरीज़ के रवैये को ज़बरदस्ती तब्दील कर दे। यानी कि मरीज़ नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उसके बिहेवियर में, उसकी सोच में, उसकी गुफ्तगू में जो है बिगाड़ आ जाता है। इतना बिगाड़ आ जाता है कि उसके अंदर इखलाकी बिगाड़ तक पैदा हो जाता है, ज़हनी के साथ साथ इखलाकी बिगाड़ भी आ जाता है। जिसमें मैंने एग्जांपल दी कि हाथों को बार बार या ज़्यादा देर धोना, या अपना पर्स बार बार चेक करना कि इसमें पैसे हैं ही नहीं, या जेब चेक करना कि जेब में पर्स या पैसे या मोबाइल या कोई चीज़ रख लिया है कि नहीं रखा, और फिर उसको बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर चेक करना। इस तरह से आपको चूल्हे की मिसाल दी, कुंडी लगने की भी मिसाल दी। तो ये अक्सर इसमें ऐसा लोग क्यों करते हैं, ऐसा लोग इसलिए कर लेते हैं, वो कहते हैं हम जानते हैं कि ठीक नहीं कर रहे, लेकिन ठीक ना करने के बावजूद हम करते हैं। बेसिकली वो अपनी एंग्जाइटी को, जो उनका एंग्जाइटी उनके अंदर बढ़ रही होती है, जो उसको ख़राब कर जाती, उससे उसको निजात मिल जाती है। और वो ये काम अमल करके वो कहते हैं कि इसके बाद अगर मिसाल मैंने कुंडी लगाने नहीं गए, चूल्हा देखने में नहीं गए, या कोई काम ना किया, तो फिर वो हमारे जहन पे काफ़ी देर तक सवार रहेगा, टेंस क्रिएट करेगा। इससे अच्छा हम जाके देख ही आते हैं। और जब देख के आ जाते हैं तो क्या होता है, उनका वो जो उस वक़्त एंग्जाइटी का अटैक उन पे हो रहा होता है वो दुरुस्त हो जाता है और वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। तो ये बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। एंग्जाइटी, अब एंग्जाइटी जो है ये भी दो तरह से हो जाती है। जैसे एक तो एंग्जाइटी ऐसी होती है, मिसाल के तौर पे एंग्जाइटी की भी किस्में हैं ना, इसमें दो किस्में आ जाएंगी, दो किस्में इसमें फॉल कर जाती हैं। एंग्जाइटी के अंदर भी दो तरह से, एक एंग्जाइटी वो होती है जो आपके लिए पॉजिटिव होती है। स्ट्रेस ऐसा, जैसे मिसाल इम्तिहान में मैंने फ़र्स्ट आना है, या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मैंने आगे बढ़ना है, तो उस पर टेंस तो हुआ ना, एंग्जाइटी तो आपकी बढ़ी ना, आपको आगे बढ़ने की जस्तजू लगी ना। आप किसी शादी के इवेंट के अंदर हैं और आप वहाँ ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम आप करना चाहते हैं, तो वो भी एक आपके ऊपर है। इस तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर वो भी एंग्जाइटी, स्ट्रेस ले करके काम कर रहे होते हैं, और उसके अंदर कंपटीशन का, आगे बढ़ने का, दूसरों के मुकाबले में बराबर आने या उनसे आगे निकलने का जज्बा होता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है जिसके अंदर
बंदा आर्जी तौर पे होता है। और वो अमल जब मुकम्मल होता है, इसकी निशानी क्या होती है कि जिस चीज़ के लिए वो एंग्जाइटी का शिकार है, वो एंग्जाइटी एक अमल मुकम्मल होने के बाद जिसके लिए है वो एंग्जाइटी ख़त्म हो जाएगी। उसको फिर आपको किसी और हीले बहाने के ज़रिए से, कोई अद्वियात के ज़रिए से या किसी और जो है ना आपको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो रिलैक्स हो जाएगा। अब आते हैं इसमें दूसरी तरफ कि जिसमें क्या होता है कि मरीज़ की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। यानी पहली में तो बढ़ रही थी, लेकिन दूसरी में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। पहले बढ़ते बढ़ते यानी इसमें एंग्जाइटी अचानक बहुत बढ़कर ऊपर हो गई, लेकिन परफॉर्मेंस तेज़ी से नीचे गिरती है। इसको एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये इजीली आप लोगों को इसमें आराम से समझ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे ये हमारा एक ग्राफ है और इस ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि ये है हमारी एंग्जाइटी लेवल। लेट सपोज रेड मार्कर से हमने इसको मार्क किया है और ये है हमारी परफॉर्मेंस लाइन और ये परफॉर्मेंस की लाइन है। अब एंग्जाइटी और परफॉर्मेंस दोनों एक तरह से पैरेलल चल रही हैं अपने पॉइंट पे, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी एंग्जाइटी ऊपर चली जाती है, एंग्जाइटी आपकी बढ़ रही है, लेकिन इसी स्टेज के ऊपर आपके ये लिमिट तक गई और लिमिट पे जाने के बाद अब आपकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है। तो ये जो अमल होता है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है और एंग्जाइटी ऊपर जा रही है, ये है जिसका हमें इलाज करना होता है, जिससे हमने पेशेंट को निकालना होता है। जैसे बहुत सारी कंपनियों में मार्केटिंग में या प्रोडक्शन वगैरह में ऐसे अफराद चुने जाते हैं कि जो इस तरह के जो उसकी एंग्जाइटी बढ़े, उस पर स्ट्रेस बढ़े, तो वो उसकी परफॉर्मेंस नीचे ना जाए, उसकी परफॉर्मेंस इसके साथ साथ ऊपर जाए। तो वो क्या होता है, वो एक कामयाब अच्छा बिजनेसमैन होता है, अच्छा सेल्स एंड मार्केटिंग का आदमी होता है, या अच्छा खिलाड़ी होता है, अच्छा स्टूडेंट होता है, वो इसके साथ साथ चला जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक लेवल तक साथ रहते हैं, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है और एंग्जाइटी का लेवल ऊपर चला जाता है, जिसके नतीजे में उसको बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ऐसा मरीज़ जिसकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के नतीजे में कम हुई है, तो ये पर्सन एंग्जाइटी का पेशेंट है। अब इसको जो भी आपने ट्रीट करना है तो उस ट्रीटमेंट को हमने आगे लेके चलना है और उस ट्रीटमेंट के मामलात को हम ठीक करेंगे। फोबिया एक तरह की वहशत होती है, एक तरह के एक डर खौफ किसी चीज़ का होता है। मिसाल के तौर पे, क्योंकि बहुत बातों की तारीफ़ करने से बेहतर होता है पहले उसको एग्जाम्पल सामने रख के बात की जाए तो समझ में ज़्यादा आसान आता है। एक शख्स ऐसा होता है, अक्सर लोगों में देखा गया होगा कि मिसाल कुत्ते के भौंकने से उसको डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है तो उसके भौंकने से भी डर लगता है। तो कहीं पर अगर उसको ये पता चल जाए यहाँ पर कुत्ता है, या कुत्ते की आवाज़ वो वैसे ही सुन ले अपने घर के अंदर भी, कहीं सेफ जगह पर है वहाँ पर भी, और वो उसके ऊपर घबराहट शुरू हो जाएगी और वह डरना शुरू हो जाएगा और उसका बिहेव चेंज हो जाएगा। इस तरह से बाज़ लोग छिपकली वगैरह से, कोई कॉकरोच वगैरह से, और यानी कि स्पेसिफाइड किसी ख़ास चीज़ से, ऐसा नहीं कि हर चीज़ से, लेकिन वो स्पेसिफाइड उस चीज़ से, उस आवाज़ से वो मुतासिर होंगे और उसके नतीजे में उनके बिहेवियर में, उनके जो बर्ताव के साथ साथ उनकी सोच और उनके एक्शंस, उसके अंदर जो एक ज़बरदस्त किस्म की विजिबल तब्दीली नज़र आ जाती है। तो वो फिर कहाँ फॉल करेगी, वो फोबिया के अंदर फॉल करेगी। यानी कि ऐसा इजहार वो कर रहा है डर का किसी स्पेसिफाइड चीज़ से। अच्छा, इसमें और एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है, पहले इसको समझ लें कि फ़ोबिया में और इसकी एंग्जाइटी में क्या फ़र्क है। ये जनरलाइज होती है, ये पूरे जिस्म पे एक साथ आ रही है और पूरे माहौल बना हुआ है और वो उसके साथ वाबस्ता, यानी हर चीज़ एक्सप्लेनेबल होती है और हमारे सामने फोकस होती है कि इस फला चीज़ की वजह से इसको एंग्जाइटी हो रही है, और वो सबब और वो मामला ठीक होता है तो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फोबिया के अंदर क्या हम कहेंगे, फोबिया में कहेंगे कि वो स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक उस चीज़ के साथ है। जैसे मैंने सांप वगैरह का, छिपकली वगैरह का बात बता रहा हूँ, स्पाइडर से बाज़ लोग किसी शख्सियत के साथ भी वो होते हैं कि यार वो शख्सियत जब सामने आती है तो वो उससे हटते हैं या उससे नफ़रत करते हैं या उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग शोर से, कि उनको शोर पसंद नहीं होता और वो शोर जब उनके साथ उस तरह का आता है तो वो उसका रिएक्ट बहुत ख़तरनाक तरीके से करते हैं कि शोर मत करो, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। तो ये भी एक रिएक्शन है। इसके साथ साथ इन पेशेंट में एक और भी इसके निशानी में फोबिया में होती है कि वो रश वाली जगहों से भी घबराते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हों तो उससे वो भागेंगे, और घुटन वाली जगह से भागेंगे। कहीं बस वगैरह में या बैठे हों तो वो पीछे बैठने की बजाय आगे बैठने को या खुली गाड़ी में सफ़र करने को तरजीह देंगे, हवा लगती रहे। या जहाज़ वगैरह में बैठेंगे तो जैसे ही दरवाज़ा जहाज़ का बंद होगा तो इनको घुटन का एहसास शुरू हो जाएगा और शॉर्ट ब्रीथिंग लेंगे और इनके दिमाग
कि वो जो बदलनी शुरू हो जाएगी, अपने जो 7 लोग होंगे उन तक को वो कह रहे होंगे कि मुझे उतरना है, बस यहीं उतार जाओ। और हमने बस में तो ऐसे लोगों को देखा है कि जो बीच हाईवे पे उतर गए कि भाई मैं नहीं सफ़र कर सकता, मैं खुले में रहूँगा तो ठीक है। तो ये सब कौन सी शक्ल होती है? फ़ोबिया की शक्ल होती है। और इस फ़ोबिया को हमने अलग से समझना है कि पेशेंट का क्या बिहेवियर है, वो कितना तन्हाई पसंद है, और ज़िंदगी के जो मामलात हैं, मामूलात हैं, वो कैसे उसके मुतासिर हुए हैं, इसको हम समझ करके और इसको भी ट्रीट करेंगे। आगे हम चलते हैं मूड डिसऑर्डर की तरफ। मूड डिसऑर्डर के अंदर मूड से तो सभी लोग पता चल ही जाता है कि खुशी, गमी, इस तरह के जो इंसान अपने फेस एक्सप्रेशन, अपने बर्ताव से बता रहा होता है कि वो किस फीलिंग से गुज़र रहा है। तो मूड डिसऑर्डर के अंदर जो हम साइकोलॉजी के अंदर हम उसको कहते हैं, जिन शख्स को या जिस पेशेंट को, उसके अंदर क्या होता है कि उस ज़िंदगी की छोटी छोटी मामला, छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, जैसे इंसान खुश होता है वो खुश होना छोड़ चुका होता है। लोग उसको कोई मिसाल जोक सुना रहे हैं, लतीफ़ा सुना रहे हैं, नाच आते, हंसी आ जाती है, लेकिन वो नहीं हंसता। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटे बच्चों को या फूलों को या कोई खूबसूरत चीज़ को देख करके उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये पेशेंट खुश नहीं हो रहा होता, खुशी का उसका एहसास ख़त्म हो चुका होता है, देख करके हाँ ठीक है, अच्छा होगा, अच्छा सही बोला, लेकिन वो बिल्कुल संजीदा, और आम लोग उसको कहते हैं यार बहुत संजीदा है, ये तो है ही नहीं, लेकिन बेसिकली ये एंग्जाइटी का पेशेंट है। एंग्जाइटी इसके अंदर डेवलप हो चुकी है, और हमें उसके बिहेवियर से और उसके सलूक से भी हम आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि ये एंग्जाइटी का पेशेंट बन चुका है। क्योंकि ये ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों से भी खुश नहीं हो रहा। इसका मतलब है इसका जो प्लेजर सिस्टम है, जो खुशी का एहसास कराता है, आगे हम पढ़ेंगे कौन कराता है, कैसे कराता है, कहाँ से होता है, तो वो डिसफंक्शन है या वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसके नतीजे में अक्सर ऐसे पेशेंट मूड डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। थोड़ा सा इन मामलात को हम मज़ीद तफसील से समझेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा वक्फ़ा करते हैं और वक्फ़े के बाद फिर इंशाल्लाह इस मौजू को कंटिन्यू करते हैं। बहुत अहम बातें अभी आपके लिए बाकी हैं, और कोशिश हम कर रहे हैं कि कम से कम सादे अल्फाजों के अंदर आप लोगों को इसके बारे में वो बातें बताएं, ताकि आप अपने दिमाग में पेशेंट के मुतालिक मुख्तलिफ़ हालतें बिठा लें। उससे आपको आपके मरीज़ को आइडेंटिफाई करने में, उसके लिए अद्वियात मुंतखब करने में बहुत आसानी होगी। इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं कि दिमागी जो मरीज़ होते हैं, नफ्सियाती, इनका इलाज ज़्यादा वक्त लेता है, लेकिन ठीक हो सकते हैं, हो जाते हैं। और हमारे हर्बल तरीके इलाज के अंदर ये खूबी होगी कि इंशाल्लाह उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, जो कि उसको दीगर एलोपैथिक या किसी और तरीके इलाज के अंदर उसको हो जाते हैं।